हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स चैनल। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की हम एक और क्लास कर रहे हैं और ये क्लास होगी एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी, यानी प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। कहने का मतलब जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप चाहे किसी भी मीडियम के हों, ये क्लासेस आपके लिए ही हैं। और पूरे YouTube में ये पहली ऐसी क्लासेस हैं जो बाइलिंगुअल हैं, वरना आपको ढूंढे भी बाइलिंगुअल क्लास नहीं मिलेगी। और कंटेंट की क्वालिटी ऐसी है, आप एक बार देखिए, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जहां मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया है, और अभी इस यूनिट 1 का मुझे एक लॉन्ग क्वेश्चन और कराना है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। आज की जो क्लास है इसमें हम करने वाले हैं एमसीक्यू। कहने का मतलब यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम केवल ऐसे नहीं करेंगे कि बस हर क्वेश्चन का आंसर देखते चले गए, हर क्वेश्चन को टिक करते चले गए, नहीं, एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ होगी। और अब एक मिनट जरा ठहरिए, यदि आपके एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं, भाई कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो एमसीक्यू पूछेंगी और कुछ यूनिवर्सिटी वेरी शॉर्ट और लॉन्ग पूछेंगी। तो यदि आपके एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं तो भी रुकिए, क्योंकि हर एक एमसीक्यू की मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ऐसा नहीं है बस उसका आंसर बताया और आगे बढ़ गए। हम अच्छी प्रकार से उस क्वेश्चन को समझेंगे और इन्हीं एमसीक्यू से आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इस क्लास को आप केवल एमसीक्यू तक ही रिलेटेड मत समझिएगा, ये क्लास आपके लिए वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, ये है आपके यूनिट 1 का सिलेबस, जिसमें प्राचीन इतिहास, संस्कृति और परंपरा का परिचय, प्राचीन भारत के इतिहासकार, भारतीय ज्ञान प्रणाली और पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास, ये आपके यूनिट 1 के सिलेबस में है। और इसी सिलेबस के वो एमसीक्यू जो पहले पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में और जिन क्वेश्चंस की आने की संभावना है, कहने का मतलब पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना है, उन दोनों को मिलाकर इस क्लास को तैयार किया गया है। और ये क्लास आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आइए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आते हैं क्लास के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता है, यह क्या है? जो अर्ली ह्यूमन था उसने माइक्रोलिथ का यूज किया था, शुरुआती मानव ने यूज किया था माइक्रोलिथ का। अब पूछा जा रहा है ये क्या है? क्या ये सिक्के हैं, कपड़े हैं, पत्थर के औजार हैं या मिट्टी के बर्तन हैं? तो सबसे पहले इस माइक्रोलिथ के बारे में समझिए। ये माइक्रोलिथ छोटे आकार के पत्थर यानी स्मॉल साइज के स्टोन के औजार होते थे। ये छोटे आकार के पत्थर होते थे जिनका प्रयोग प्रारंभिक इंसान यानी शुरुआती मानव शिकार करने के लिए यानी हंटिंग के लिए, काटने छाटने यानी कटिंग के लिए या अन्य दैनिक कार्यों में इसका वो प्रयोग करते थे। तो माइक्रोलिथ किसे कहते हैं? छोटे आकार के पत्थरों को। और इनका आकार अक्सर 1 सेंटीमीटर से कई सेंटीमीटर तक होता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइक्रोलिथ क्या थे? पत्थर के औजार। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन वाज, वो कौन सी मेटल थी जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया? तो सबसे पहले मानव ने जिस धातु का उपयोग किया वह थी तांबा। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन वाज कॉपर। और पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक प्रमाणों से यह पता चलता है कि मनुष्य नवपाषाण काल के अंत तक तांबे का उपयोग करना, तांबे का प्रयोग करना शुरू कर चुका था। बाय द एंड ऑफ नियोलिथिक पीरियड ह्यूमन बिगेन यूजिंग कॉपर। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तांबे का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल ऑफ नियोलिथिक पीरियड? भेड़, बकरी, कुत्ता या घोड़ा? तो आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है कि नवपाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, यानी सबसे पहला पशु जो पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। इन द नियोलिथिक पीरियड द डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, सो द राइट आंसर इज डॉग। अगला क्वेश्चन है, एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? व्हाट इज अ सेल्ट ऑफ नियोलिथिक पीरियड? कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है, नवपाषाण काल में सेल्ट क्या होता था? तो ये एक सेल्ट जो होता था ये नवपाषाण काल में एक उपकरण होता था, यानी एक टूल होता था। और यह नवपाषाण काल में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का पॉलिश किया हुआ पत्थर का औजार होता था। ये जो सेल्ट था ये नियोलिथिक पीरियड में प्रयोग होता था और ये एक प्रकार का पॉलिश किया हुआ यानी पॉलिश्ड स्टोन इंप्लीमेंट अर्थात पॉलिश किया हुआ पत्थर का औजार होता था। और ये लगभग कुल्हाड़ी या छेनी के आकार का होता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेल्ट क्या है? एक उपकरण है। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर लिखी गई है यदुनाथ सरकार द्वारा, प्लिनी, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा, द स्ट्रगल फॉर एम्पायर पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने, आरसी मजुमदार द्वारा ये लिखी गई है। और जो आरसी मजुमदार थे ये 20वीं शताब्दी के यानी वर्ष 1900 से लेकर के 2000 के बीच के सबसे प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकारों में से एक थे और उन्होंने भारतीय इतिहास पर कई ऑफिशियल ग्रंथ भी लिखे हैं। तो द स्ट्रगल फॉर एम्पायर किसने लिखी है? डॉक्टर रमेश
चंद्र मजुमदार ने। अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार कब हुआ? व्हेन वाज द व्हील इन्वेंटेड? क्या नवपाषाण काल में नियोलिथिक पीरियड में, मध्यपाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड में, पुरापाषाण काल में पैलियोलिथिक पीरियड में, या फिर लोह काल में अर्थात आयरन पीरियड में? तो पहिए के आविष्कार के बारे में एक बात समझिए। पहिए का आविष्कार यानी इन्वेंशन ऑफ द व्हील मानव के इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्निकल डेवलपमेंट में से एक था। सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी विकासों में से एक था पहिए का आविष्कार, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और यह माना जाता है कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल के यानी नियोलिथिक पीरियड के लास्ट में हुआ और लगभग ये 3500 ईस्वी पूर्व के आसपास। और कहां पर हुआ? मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया ही आज क्या है? आधुनिक इराक, जो आज का इराक है, वहीं पर थी मेसोपोटामिया की सभ्यता और वहीं पर हुआ इस पहिए का आविष्कार। तो इसका सही उत्तर होगा नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज देयर एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन द मेसोलिथिक पीरियड? वो कौन सा स्थान है मध्यपाषाण काल का जहां से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो सबसे पहले तो ये बात समझिए, हमें पशुपालन के प्रमाण मध्यपाषाण काल में ही मिलने शुरू हो गए थे। अब आपको बताना यह है कि वो स्थान कौन सा था। क्या ओदे था, बोरी, बागोर या लखनिया? तो ये इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं बागोर से, और ये बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर इज लोकेटेड इन द भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और ये बागोर भारत में सबसे महत्वपूर्ण मध्यपाषाण कालीन स्थलों में से एक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया। और बागोर से ही पशुपालन के सबसे प्राचीन और स्पष्ट प्रमाण मिले, क्लियर एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। कहां से मिले? बागोर से ही। और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और यहाँ पर खुदाई में भेड़ और बकरी जैसे पालतू जानवरों की हड्डियां मिली हैं। और मध्यपाषाण काल में पशुपालन का एक और महत्वपूर्ण स्थल है आदमगढ़। इसको भी ध्यान रखिएगा, मेसोलिथिक पीरियड का ही पशुपालन का एक और महत्वपूर्ण स्थल है आदमगढ़। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि मध्यपाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और यहां से भी पशुओं की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। सेम चीज इंग्लिश में है। मैं दोनों लैंग्वेज में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले यहां से पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ के बताऊं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आगे से फिर ऐसा ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हुआ बागोर। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले? बागोर से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस इन इंडिया? ऑप्शंस हैं चिरांद, हुंसागी, बुर्जहोम और मेहरगढ़। आइए इसके बारे में समझते हैं। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है हुंसागी। और ये हुंसागी कहां पर है? ये कर्नाटक के यादगीर जिले में है। और ये पुरापाषाण काल के औजारों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, और विशेष रूप से पत्थरों से बनी कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्सेस और क्लीवर। अब इसके अलावा कुछ ऑप्शन और हैं, चिरांद, बुर्जहोम और मेहरगढ़। इनके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहां से भी आ सकता है, क्योंकि ये भी प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो एक के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले चिरांद, ये बिहार में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण काल का स्थल है। जो बुर्जहोम है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, एक नवपाषाण कालीन स्थल है यानी नवपाषाण काल का स्थल है। और यहाँ की विशेषता, यहाँ पर मिले हैं गड्ढों वाले घर। कहने का मतलब घरों में गड्ढे मिले हैं, और ये इन्हीं के लिए फेमस है। घरों में गड्ढे इसलिए मिले हैं क्योंकि ये शीत लहर से बचने के लिए उनका उपयोग करते थे। जब शीत लहर पड़ती थी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, तो इनका उपयोग ये करते थे, इनमें निवास करते थे। और अगला स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और एक महत्वपूर्ण नवपाषाण काल का स्थल है। और ये मेहरगढ़ ही वो स्थल है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत और उसके आसपास के देशों में कृषि के, खेती के सबसे शुरुआती साक्ष्यों में से एक माना जाता है। कहने का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारत और उसके आसपास के देशों में जो कृषि के सबसे पहले, सबसे शुरुआती साक्ष्य मिले वो मेहरगढ़ से ही मिले। और मेहरगढ़ अब कहाँ है? ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और एक नवपाषाण काल का स्थल है। ये बात अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? हुंसागी। भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल कौन सा है? हुंसागी। ये जो तीनों विकल्प बच गए हैं ये नवपाषाण काल के स्थल हैं, ये नियोलिथिक साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? Who is known as the father of history? अब इसका आंसर हम सभी को पता है, हेरोडोटस है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यदि इससे रिलेटेड आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको कुछ चीजें पता होनी ही चाहिए। और ये मैं बात आपको पहले बता भी चुका हूं लॉन्ग क्वेश्चन में भी। सबसे पहले 500 ईस्वी पूर्व में मानव द्वारा किए गए कार्यों को और मानव के विचारों को एक क्रम के रूप में, मानव के कार्यों और विचारों को एक क्रम के रूप में लिखने का प्रयास सबसे पहले किया था हेरोडोटस ने। और ये कहां के निवासी थे?
ये यूनान के निवासी थे, ग्रीस के निवासी थे। और इसी क्रम में हेरोडोटस ने लिख दी एक बुक, और उस बुक में इन्होंने पास्ट के इवेंट्स का यानी अतीत की घटनाओं का जिक्र किया, और उनकी इस बुक का नाम था हिस्टोरिका। और क्योंकि दुनिया में ये काम इन्होंने सबसे पहले किया, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक या इतिहास का पिता। और सबसे पहले इनको इतिहास का पिता किसने कहा? एक रोमन फिलोसोफर है, रोमन दार्शनिक है, सिसरो, इन्होंने कहा। और हिस्ट्री वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने ही किया। और हेरोडोटस ने ही वास्तविक इतिहास के लेखन की नींव रखी। वास्तविक रूप से इतिहास लिखने की शुरुआत हेरोडोटस ने ही की। और अपनी इस बुक में इन्होंने सबसे पहले जिस वॉर का, जिस युद्ध का वर्णन किया वो था पेलोपोनेशियन वॉर। ये मैं आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन वाली क्लास में भी बता चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मुख्यतः कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी? आर्य, द्रविड़, आग्नेय या पर्शियन? विच कल्चर प्राइमरली डेवलप्ड इन साउथ इंडिया? आर्यन, द्रविडियन, आग्नेय या पर्शियन? तो दक्षिण भारत में मुख्यतः द्रविड़ संस्कृति विकसित हुई थी। द्रविड़ भारत के दक्षिणी भाग की प्रमुख संस्कृति और भाषाई समूह का नाम है। ये जो द्रविड़ नाम है, ये द्रविड़ साउथ इंडिया के कल्चर का नाम है और वहां के भाषा समूह का नाम है। जैसे वहां की 4 भाषाएं कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल, ये द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं। द्रविड़ समूह में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, कन्नड़ कर्नाटक में और मलयालम केरल में। अर्थात तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी प्रमुख भाषाएं इस द्रविड़ समूह में शामिल हैं। और इनमें से भी तमिल को सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा माना जाता है। तो साउथ इंडिया का जो कल्चर है उसका नाम क्या है? द्रविड़ कल्चर। और हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है उसका नाम है आर्य संस्कृति यानी आर्यन कल्चर। और ये आर्य संस्कृति आधारित है किस पर? संस्कृत भाषा और वैदिक परंपरा पर। तो उत्तर भारत में विकसित हुई आर्य संस्कृति और दक्षिण भारत में विकसित हुई द्रविड़ संस्कृति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द्रविड़। दक्षिण भारत में कौन सी संस्कृति विकसित हुई? द्रविड़ संस्कृति विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम अभिलेख संग्रहित अथवा उत्कीर्ण है। द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स या कह सकते हैं इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया आर कलेक्टेड और एनग्रेव्ड ऑन आयरन, कॉपर प्लेट्स, ब्रोंज या रॉक्स या पिलर्स। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख किस चीज पर खुदे हुए हैं? लोहे पर, ताम्रपत्रों पर, कांसे पर या शिलाओं पर? तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा शिलाओं पर, लेकिन इसमें आइए कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। भारत में प्राचीनतम अभिलेख मुख्य रूप से शिलाओं पर, जहां शिलाओं से मतलब है चट्टानों पर या पत्थरों पर खुदवाए गए थे। उत्कीर्ण मतलब खुदवाए गए थे। और भारत में प्राचीनतम, सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख सम्राट अशोक के अभिलेख माने जाते हैं, जो लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी लगभग 300 BC 300 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। और ये अभिलेख मुख्य रूप से शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स और स्तंभ लेख यानी पिलर एडिक्ट्स के रूप में है, जो चट्टानों और पॉलिश किए गए पत्थरों के स्तंभों पर, खंभों पर खुदे हुए हैं, उत्कीर्ण हैं। हालांकि बाद के कालों में ताम्र पत्थरों पर यानी कॉपर प्लेट्स पर, फिर उसके बाद कांसे पर भी अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं और लोहे पर अभिलेख सबसे बाद में दिखाई पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिलाओं पर, रॉक्स पर या पिलर्स पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत का व्याकरण का प्रसिद्ध विद्वान था? वराहमिर, माघ, शंकराचार्य या पाणिनि? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फेमस स्कॉलर ऑफ ग्रामर इन एंशिएंट इंडिया? वराहमिर, माघ, शंकराचार्य या पाणिनि? तो इसका सही उत्तर होगा प्राचीन भारत के प्रसिद्ध व्याकरण के विद्वान थे पाणिनि। पाणिनि लगभग 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, लगभग 500 BC to 400 BC अर्थात 500 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व के आसपास संस्कृत भाषा के सबसे महान व्याकरण यानी ग्रामेरियन यानी व्याकरणकार या व्याकरणविद माने जाते हैं। और इनकी जो रचना है उसका नाम है अष्टाध्यायी। ये बहुत ही फेमस है और ये संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला और मानक ग्रंथ है, द फर्स्ट एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑफ संस्कृत ग्रामर। अब इसके अलावा जो बाकी बचे ऑप्शन है, वराहमिर, माघ और शंकराचार्य, इनके बारे में भी जान लीजिए। वराहमिर गुप्त काल के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे, ये एक एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे। और माघ ये संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा है शिशुपाल वध। और शंकराचार्य ये 8वीं शताब्दी यानी 700 से लेकर के 800 के बीच के एक महान दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया, अर्थात इसकी शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। प्राचीन भारत का व्याकरण का प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य नामक अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका का रचयिता कौन था? टीका कहते हैं टिप्पणी को या कमेंट्री को। अर्थात क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, अष्टाध्यायी के ऊपर इनमें से किस विद्वान ने अपनी टिप्पणी की अपने ग्रंथ महाभाष्य के द्वारा? हु वाज द कंपोजर ऑफ कमेंट्री नेम्ड महाभाष्य रिटन ऑन द अष्टाध्यायी? ऑप्शंस हैं यास्क, पतंजलि, अशुघोष या चाणक्य। तो इसका सही उत्तर होगा महाभाष्य नामक अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका के रचयिता है पतंजलि। महाभाष्य का शाब्दिक अर्थ होता है महान भाष्य यानी महान टीका यानी महान कमेंट्री, और ये संस्कृत व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भाई हम सीधी सी बात जानते हैं, पाणिनि महोदय ने अष्टाध्यायी लिखा जो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ था।
अब इस अष्टाध्यायी को ही केंद्र में रखते हुए पतंजलि महोदय ने इस पर अपनी कमेंट्री, इस पर अपनी टिप्पणी की है, अपने कमेंट किए हैं। और किस माध्यम से? महाभाष्य नामक ग्रंथ के माध्यम से। और ये महाभाष्य भी संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये ग्रंथ मुख्य रूप से पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण के मानक ग्रंथ अष्टाध्यायी पर एक विस्तृत टिप्पणी है। बात करें पतंजलि के काल की, तो पतंजलि का काल माना जाता है शुंग काल। और शुंग काल जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी लगभग 200 ईस्वी पूर्व के आसपास का काल पतंजलि का माना जाता है। शुंग काल वही है जिसके प्रतापी राजा का नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? वेयर वॉज द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस डिस्कवर्ड अमंग द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट्स? ऑप्शंस हैं पचमढ़ी, पाटने, हथनोरा और सांगन कल्लू। आइए इसके बारे में जानते हैं। होमो इरेक्टस की खोपड़ी, जो कि वास्तव में कपाल का एक अंश था, ये हथनोरा नामक प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी। और ये हथनोरा कहां पर है? हथनोरा पड़ता है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी घाटी पर स्थित है। इसकी खोज 1982 में आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने की थी। और ये होमो इरेक्टस, ये जीवाश्म मध्य पुरापाषाण काल यानी पुरापाषाण काल के मिडिल टाइम से, पुरापाषाण काल के मध्य वाले काल से संबंधित है। अब ये होमो इरेक्टस क्या होते हैं? होमो इरेक्टस हमारे जैसे आधुनिक मनुष्यों अर्थात होमो सैपियंस की तरह ही मानव जाति की एक पुरानी प्रजाति थे। उनके नाम का अर्थ होता है, इस होमो इरेक्टस का मतलब होता है सीधा खड़ा होने वाला मानव। ये हमारे ऐसे पहले पूर्वज थे जो पूरी तरह सीधे खड़े होकर चलते थे। आप जैसे देख सकते हैं ये मानव विकास का क्रम है। जो सबसे आरंभिक मानव था वो सीधा खड़ा होकर नहीं चलता था। ये वो स्थिति है होमो इरेक्टस की, जब हमारे पूर्वज पूरी तरह से सीधा खड़े होकर चलने लगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हथनोरा। होमो इरेक्टस की खोपड़ी किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? हथनोरा में। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इन विच स्टेट आर द भीमबेटका केव्स लोकेटेड? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उससे लगभग 45 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में रायसेन जिले में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है अपने शैलाश्रयों के लिए यानी रॉक शेल्टर्स के लिए, और इन गुफाओं में मिलने वाली प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। और भीमबेटका की गुफाओं में जो ये चित्रकलाएं मिलती हैं, ये मुख्य रूप से पुरापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक की हैं। और इन चित्रकलाओं में दिखाया क्या गया है? मानव जीवन को, शिकार, नृत्य और पशुओं को। अब यहाँ पर एक शब्द है शैलाश्रय, रॉक शेल्टर्स। ये क्या होते हैं? शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर्स, ये प्राकृतिक रूप से बने हुए आश्रय स्थल होते हैं यानी विश्राम करने के स्थल होते हैं, जिनका उपयोग प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा रहने के लिए, शिकार से बचने के लिए और मौसम से यानी बारिश वगैरह जब होती है या जब सर्दी पड़ती है उससे सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ये शैलाश्रय बनाए नहीं जाते। शैल का मतलब है पर्वत यानी रॉक, अर्थात ये पर्वतों या पत्थरों से प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं। इन्हीं को ही कहा जाता है शैलाश्रय। इन्हें आसान भाषा में हम चट्टानी गुफाएं या पत्थर की ओट कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वर ऑस्ट्रिच फाउंड इन इंडिया? ऑप्शंस आर पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, नवपाषाण काल, नियोलिथिक, मध्यपाषाण, मेसोलिथिक और महापाषाण काल यानी मेगालिथिक एज। आइए इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज में पाए जाते थे। अब एक बात ध्यान रख लीजिएगा, शुतुरमुर्ग भारत में वर्तमान में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनके होने का, इनके अस्तित्व के प्रमाण पुरापाषाण काल से संबंधित जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, वहां से मिलते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग अब नहीं पाए जाते। भारत में शुतुरमुर्ग अब प्राकृतिक रूप से नेचुरली नहीं पाए जाते, क्योंकि यह मूल रूप से अफ्रीका का पक्षी है। लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में इन्हें विशेष तौर पर पालन और प्रजनन के लिए, रियरिंग के लिए और ब्रीडिंग के लिए लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो सही आंसर होगा पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में किस जगह पर पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने का प्रावधान था यहाँ स्क्रीन में कट चुका है। ऑप्शंस हैं चिरांद, आदमगढ़, मेहरगढ़ या बुर्जहोम। एट विच प्लेस इन द न्योलिथिक पीरियड वाज देयर अ प्रोविजन फॉर बरिंग डोमेस्टिक डॉग्स विद देयर ओनर्स? तो इसका सही उत्तर तो होगा बुर्जहोम, लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें अच्छी प्रकार से जान लेते हैं। नवपाषाण काल में पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने का प्रावधान बुर्जहोम नामक स्थल पर पाया गया है। और ये बुर्जहोम जम्मू और कश्मीर में स्थित एक नवपाषाण काल का स्थल है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये बुर्जहोम गड्ढा घरों यानी जमीन में खोदे गए आवास के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग ठंडी जलवायु से बचने के लिए किया जाता था। बुर्जहोम में कब्रों में मानव कंकाल के साथ साथ पालतू कुत्तों के कंकाल भी मिले हैं। बुर्जहोम में जब खुदाई हुई तो वहां पर यह पाया गया कि मानव के कंकाल के साथ साथ उसी के ठीक बराबर में, उसी के पास कुत्ते का भी कंकाल है।
तो ये प्रथा इस बात का प्रमाण है कि नवपाषाण काल के लोगों के लिए कुत्ते कितने महत्वपूर्ण थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि नवपाषाण काल में किस जगह पर पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने का प्रावधान था? तो सही उत्तर होगा बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? तो सीधी सी बात है, नया पाषाण युग यानी नवपाषाण युग। सही उत्तर हो जाएगा नियोलिथिक एज। नया पाषाण युग के रूप में नवपाषाण युग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस काल में हस्त निर्मित यानी हाथ से निर्मित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ? इन विच पीरियड वर हैंडमेड पोट्री यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। पहली बार हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग नवपाषाण काल में हुआ, नियोलिथिक पीरियड में हुआ। और नवपाषाण काल वह युग था जब मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था और वो स्थायी रूप से परमानेंटली रहना शुरू कर चुका था। और जब उसने खेती करना और स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया तो अपने डेली डे टू डे लाइफ में उन्हें बर्तनों की आवश्यकता पड़ी, तो उसी क्रम में उन्होंने हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया नवपाषाण काल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर मैं आपको बता भी चुका हूं। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द नियोलिथिक साइट ऑफ बुर्ज होम लोकेटेड? और इसका आंसर बताएंगे आप। तो इस क्लास में कुल मिलाकर के हमने 20 क्वेश्चन यूनिट 1 के कर लिए हैं। अब इससे आगे की क्लास में कुछ और एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी यूनिट 1 से और कराने वाला हूं और उसके बाद इस यूनिट 1 से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। इस यूनिट 1 से संभावित सभी एमसीक्यू आप खत्म कर चुके होंगे और इसी प्रकार आपको सभी क्लासेस क्रमानुसार करा दी जाएंगी, चाहे वेरी शॉर्ट की हो, शॉर्ट क्वेश्चंस की हो या लॉन्ग क्वेश्चंस। तो धन्यवाद आपका ये क्लास देखने के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।